आर्थिक समरूपता और आर्थिक सशक्तिकरण के मामले में बिहार सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि जो बुजुर्ग पुरुषों और महिलाओं को पेंशन मिलता था या निःशक्त महिलाओं को जो पेंशन मिलता था या अन्य महिलाओं को जो पेंशन मिलता था वो 400 रुपये पेंशन था। पिछले 20 वर्षों से जो पेंशन था वो 400 रुपये ही था, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। अचानक बिहार सरकार को एक चुनावी जुमला याद आया और वो 400 रुपये से बढ़ा करके उसको 1100 रुपये कर दिया गया है। अब जुलाई महीने से उन सभी पेंशनधारियों जो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख के आसपास हैं, उनको 400 रुपये की जगह पे 1100 रुपये पेंशन मिलेगी। सरकार का ये बहुत ही सराहनीय कदम है, वो भी बिहार के उन क्षेत्रों में जहाँ प्रति व्यक्ति आय 18,000 रुपये से 20,000 रुपये के बीच में है। ऐसे क्षेत्रों में इसके दूरगामी परिणाम नजर आएंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो जो फ्री बीज की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार फ्री बीज की योजनाओं की पहले से मुखालफत करती रही है। हालांकि विपक्ष इन मुद्दों को उठाता रहा और उसको काउंटर करने के लिए फ्री बीज का एक कंसेप्ट सा चल पड़ा है। ये सारे राज्यों में है। लेकिन मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना के वजह से जो आर्थिक स्थिति, आर्थिक तंत्र खराब हुआ है मध्य प्रदेश का, कहीं वही स्थिति बिहार सरकार की ना हो जाए। वैसे भी अभी नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट के अनुसार विकास के पायदान में हम सबसे निचले जगह पे, निचले स्थान पे खड़े हैं। तो इस परिस्थिति में अगर फ्रीबीज का कंसेप्ट आता है तो अल्टीमेटली भार आएगा किस पे, और वो पैसों की भरपाई होगी कहाँ से, पैसों का सोर्स आएगा कहाँ से? तो कहीं ना कहीं जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उसी में इसकी कटौती होगी, क्योंकि बिहार सरकार का जो अपना रेवेन्यू है वो फिक्स्ड है, नियर अबाउट फिक्स्ड है। सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी में जो उसका हिस्सा मिलता है उसी पे हम डिपेंडेंट हैं पूरी तरह से। तो शराबबंदी से पहले से ही आर्थिक तंत्र पे 17,000 करोड़ से ज़्यादा का सालाना का लॉस है, और अभी जो फ्रीबीज की ये शुरुआत हुई है, तो ये जो फ्रीबीज की शुरुआत हुई है इसका असर दूरगामी परिणाम होगा, और परिणाम बिहार की जनता को ही भुगतना पड़ेगा अल्टीमेटली। चाहे चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल के दाम पे वैट या किसी और सरचार्ज के रूप में उसकी बढ़ोतरी कर दी जाए, या फिर कोई और सुविधा शुल्क लिया जाए। इंडिया के डेवलप जो स्टेट्स हैं उसमें भी रजिस्ट्री की वो वैल्यूएशन नहीं है जो बिहार में रजिस्ट्री की कीमत है। बिहार में अगर आप खेत भी खरीद रहे हैं तो आप जरा स्टाम्प ड्यूटी पता करिए कितना है। तो शराबबंदी पे जो घाटा हुआ उसको इन्होंने स्टाम्प ड्यूटी से पूरा कर दिया। तो ये जो फ्री बीज है इसकी भी पूर्ति कहीं ना कहीं से होगी, क्योंकि नेता अपने घर से तो करेंगे नहीं। तो इसमें मेरा आग्रह हमेशा रहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक दिशा निर्देश जारी करना चाहिए कि फ्री बीज जो भी सरकार घोषणा कर रही है वो एक उसका प्रारूप बताए कि वो कहाँ से देगी, या वो पार्टी फंड से दे। भाई आपको जो घोषणा करनी है आप घोषणा करिए, आप अपने पार्टी फंड से दीजिए उसको। लेकिन अल्टीमेटली बिहार के अर्थतंत्र पे सिर्फ आप ही का अधिकार नहीं है, आम नागरिकों का भी अधिकार है। तो अगर किसी को आप हक दे रहे हो तो किसी ना किसी का हक तो छीनोगे, क्योंकि पैसे का तो एक लिमिटेशन है ना। बजट तो एक लिमिटेड बजट है कि इतना का बजट है, इसमें ये सुविधाएं आपको देनी है। अब मान लीजिए सबसे ज़्यादा अभी जो है शिक्षा पे जोर है, शिक्षा की हालत चाहे जो भी हो लेकिन सबसे ज़्यादा खर्च शिक्षा पे है। तो बजट में ये जो फ्रीबीज का मैटर आएगा कहीं ना कहीं कटौती बजट से ही होगी। और अगर फ्रीबीज दे ही रहे हो तो फिर आधी आबादी को दो, सारी महिलाओं को दो, फिर 1 करोड़ 20 लाख को ही देने का क्या मतलब है? तो इसलिए मेरा मानना है कि फ्रीबीज किसी भी स्टेट के लिए ठीक नहीं है। अगर आकलन किया जाए तो जिस स्टेट में भी फ्रीबीज का कंसेप्ट आया ये पहले साउथ में तमिलनाडु से इसका स्टार्टिंग हुआ। अभी आप महाराष्ट्र देख लो, मध्य प्रदेश देख लो, इन सारे क्षेत्रों में, इन सारे राज्यों में जहाँ फ्रीबीज हुआ है उनकी आर्थिक हालात देख लो कि वर्तमान परिस्थितियों में उनकी आर्थिक हालत क्या है। मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश जैसा राज्य जो विकसित राज्यों की श्रेणी में आने जा रहा था वो पुनः कहीं बीमारू राज्यों की कैटेगरी में ना आ जाए। तो इसलिए फ्री बीज देना मजबूरी जरूर है, लेकिन उस मजबूरी की भरपाई भी आम आदमी को ही करनी पड़ेगी।